कहते हैं कि जिस घर में बेटी दामाद शादी के बाद भी बैठे हों, उस घर में अपनी लड़की कभी नहीं ब्याहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत नहीं होती। पर सबीहा के घर वालों ने तो कभी यह सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो बस लड़का देखा, उसके चाल चलन को परखा, काम धंधा का पता किया और बेटी को ब्याह दिया। उन्हें तो यह तब पता चला जब सबीहा पहली विदाई के बाद घर आई। माँ के हालचाल पूछने पर सबीहा ने बड़े ही उदासीन अंदाज में बताया, बाकी तो वहाँ सब ठीक ठाक है, पर एक गड़बड़ है कि जरीना आपा शादी के बाद भी वहीं मायके में पड़ी हुई हैं। उनके मियाँ के आगे पीछे कोई भी नहीं था और वह दूर के भाई लगते थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें घर दामाद बना रखा है। जरीना आपा तो वहाँ ऐसे रहा करती हैं, मानो वही उस घर की सब कुछ हो। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है और उनकी जबान भी खूब चला करती है। आप लोगों को वहाँ रिश्ता करने से पहले यह सब पता कर लेना चाहिए था। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई, पर अब वह कर भी क्या सकती थीं, इसलिए बेटी को समझाने लगी, यह तो वाकई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब हम तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ गए थे तो जरीना को वहाँ देखा भी था, लेकिन हमने यही समझा कि शादीशुदा लड़की है, ससुराल आई होगी, इसलिए पूछना जरूरी नहीं समझा और हम धोखा खा गए। खैर, तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें अपने काम से काम रखना है और मैं समझती हूँ कि यह कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हो सकता है कल को वे अपना हंडिया बर्तन अलग कर लें। सबीहा का पति अनवर जमाल भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर था। वह अच्छी खासी कदकाठी का खूबसूरत नवयुवक था, लेकिन उसके साथ एक गड़बड़ थी। वह उन मर्दों में से था जो अपनी बीवियों को दोस्त बनाकर नहीं, सिर्फ बीवी बनाकर रखना जानते हैं। जरीना के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। चारों बच्चे बेहद शरारती और जिद्दी थे। वे घर में हर वक्त हुड़दंग मचाते रहते और सबीहा से तरह तरह की फरमाइशें करते रहते। अक्सर वह उनकी फरमाइशें पूरी कर देती, लेकिन कभी तंग आकर कुछ बोल देती तो बस जरीना का भाषण शुरू हो जाता, बच्चों से ऐसे पेश आया जाता है। जरा सा घर का काम क्या करती हो, इन मासूमों पर गुस्सा उतारने लगती हो। बेटी की चिल्लाहट सुनकर सबीहा की सास भी बिना कुछ जाने बूझे उसे कोसने लगती, इतनी सी जिम्मेदारी भी तुमसे निभाई नहीं जाती। इसीलिए कहती हूँ कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद उनका मन घरेलू कामों में नहीं लगता है। अगर कभी सबीहा की कोई शिकायत अनवर तक पहुंच जाती तो उसको अलग डांट फटकार सुनने को मिलती, लेकिन वह किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी। अपनी सफाई नहीं दे सकती थी, केवल उनकी सुन सकती थी। वह इस सच को जान चुकी थी कि उसके कुछ भी बोलने का मतलब है सब मिलकर उसे चील कौवे की तरह नोच खाएंगे। सबीहा मायके में अपने ससुराल वालों की कोई शिकायत करती तो वे उल्टे उसे ही नसीहत देने लगते और सब्र से काम लेने को कहते। इसलिए शुरुआत में वह जो भी वहाँ की बात मायके वालों को बताती थी, बाद में उसने वह भी बताना बंद कर दिया। एक दिन सबीहा अपने हालात से भरी बैठी थी कि ननद ने कुछ कहा तो वह उससे जबान लड़ा बैठी और जवाब में उसे ऐसी बातें सुनने को मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सास और ननद की झूठी और बेसिर पैर की बातों को सुन वह स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि कहां से वह जरीना के मुंह लग गई। लेकिन उनका अभी इतने से पेट नहीं भरा था और जब अनवर बैंक से आया तो मौका मिलते ही उन्होंने उन बातों में कुछ और मिर्च मसाला लगाकर उसके कान भर दिए और वह भी सबीहा की खबर लेने लगा। क्या यही सिखा के भेजा है तुम्हारे माँ बाप ने कि सासन्नत का एहतराम मत करना, उनके बच्चों को नीची नजर से देखना, घर में अपनी मनमानी करती रहना और मौका मिलते ही शौहर को लेके अलग हो जाना।
अरे यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं है। पता नहीं वह क्या क्या अपने मन से लगाती रहती हैं। अनवर के सामने सबीहा जैसे डरते डरते पहली बार इतना बोली तो वह और भी भड़क उठा। खामोश, यहाँ यह जबानदराजी नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो सभी का आदर सम्मान करना सीखना होगा और सबसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा, समझी? पति की डांट के बाद सबीहा अंदर ही अंदर फूट पड़ी और मन में बड़बड़ाने लगी कि मैं इन्हें क्या तकलीफ पहुंचाती हूं जो ये मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मुझसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया था जो मैं ऐसे घर में चली आई जब मुझे शादी के बाद यही सब देखना था, तो इससे बेहतर था कि मैं घर में ही कुंवारी पड़ी रहती। उसे पति की बात उतनी बुरी नहीं लगी थी, उसे तो पति के कान भरने वाली सासन्नत पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोच लिया था कि अब खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा, इन्हें कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी उसकी जान छूटेगी। लेकिन उसे करना क्या होगा? लड़ाई झगड़े से तो उसका यह काम बनने वाला नहीं था। फिर कौन सी तरकीब लगाई जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? सबीहा काफी देर तक अपनी इस समस्या के समाधान के लिए बिस्तर पर पड़ी दिमागी कसरत करती रही। अचानक उसे एक अनोखी तरकीब सूझ गई और वह मन में बड़बड़ाई, हाँ यह ठीक रहेगा। ऐसे लोग उल्टे दिमाग के होते हैं, इन्हें उल्टी बात कहो तो सीधा समझते हैं और सीधा बोलो तो उल्टा समझते हैं। इन्हें उल्टे हाथ से ही हाँकना पड़ेगा। निहायत नरमी से इन्हें उल्टी कहानी सुनानी पड़ेगी, तब ये मेरी बात को सीधा समझेंगे और तब ही यह झंझट खत्म होगा। सबीहा कई दिनों तक अपनी योजना में उलझी उसके हर पहलू पर विचार करती रही और जब योजना की पूरी रूपरेखा उसके दिमाग में बस गई तब एक दिन मौका पाकर वह सास की तेल मालिश करने बैठ गई। कुछ देर उनसे इधर उधर की बातें करने के बाद वह बोली, जानती हैं अम्मी, इस बार मैं अपने घर गई थी तो एक दिन मेरे पड़ोस में एक अजब ही तमाशा हो गया। अच्छा क्या हुआ था? जरा मैं भी तो सुनूं, उसकी कहानी में दिलचस्पी लेते हुए सास बोली। सबीहा उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। मेरे मायके में एक खातून मेरे मकान से कुछ मकान छोड़ के रहती हैं। उनके पास 2 मंजिला मकान था और 2 शादीशुदा लड़के थे। आधे मकान में वे एक साथ रहते थे और आधे को उन्होंने किराए पर दे रखा था। वे रहते तो मिलजुल कर थे, पर उनकी माँ अपने बड़े बेटे को बहुत मानती थी। माँ का यही नजरिया दोनों बहुओं और उनके बच्चों के साथ भी था। फिर बेटा भू ने माँ की एक तरफा मोहब्बत का गलत फायदा उठाते हुए मकान का वह एक हिस्सा जो देखने में अच्छा था अपने नाम लिखवा लिया और जो खंडहर जैसा था उस हिस्से को छोटे भाई के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, बड़े बेटे ने धोखे से माँ के कीमती जेवर आदि भी हड़प लिए। छोटे भाई को जब इस बात का पता चला तो वह बड़े भाई से भिड़ गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें बीच बचाव करते समय माँ भी घायल हो गईं। इस घटना के बाद माँ तो बड़े बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन छोटे बेटे से उनका नाता लगभग टूट सा गया। सबीहा ने एक पल रुककर अपनी सास की ओर देखा तो उसे यूं लगा जैसे वह अंदर से कांप रही हैं। उसने फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ा दिया। अम्मी जी, सच कह रही हूँ, जब उस लड़ाई के बारे में मुझे पता चला इतना गुस्सा आया कि जी चाहा जाकर उन दोनों कमबख्तों के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूं। भाई भाई से लड़े तो बात अलग है, लेकिन बूढ़ी माँ के साथ ऐसा सुलूक, उन पर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़ाई झगड़े का माँ के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गईं।
अब बड़े लड़के ने उनसे साफ कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। जिस बेटे के नाम की बैठे बैठे माला जपती हो उसी के पास जाकर इलाज करा। छुटके ने यह सुना तो जैसे उसे ताव आ गया और तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर माँ का इलाज कराया। उन्हें अपने पास रखकर खूब देखभाल की और अब वह एकदम ठीक होकर बड़े मजे में छोटे बेटे के पास रह रही हैं। अब मुझे उनके बड़े बेटाभू पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उस बेचारी बुढ़िया का सब कुछ लूट लिया था और फिर बेरहमी से खदेड़ भी दिया। यह तो जमाना आ गया है, जिस पर हद से ज्यादा प्यार लुटाइए वही बर्बाद करने पर तुल जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम सभी को एक नजर से देखते चलें, चाहे वह बेटा हो या बेटी। क्यों अम्मी जी? हाँ बिल्कुल, इतना कहकर वह किसी गहरी सोच में डूब गईं। उन्हें खोया हुआ देखकर सबीहा धीरे से मुस्कुराई और कुछ देर उनकी सेवा करने के बाद धीरे से उठकर चली गई। दरअसल सबीहा की सास उसकी कहानी सुनकर जो खो गई थी, तो उस दौरान वह अपने प्रति एक फिल्म सी देखने लगी थी कि बेटी दामाद पर अंधाधुंध प्यार मोहब्बत धन दौलत सब कुछ लुटा रही हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वह उन्हें कंगाल करके निकल गए। उसके बाद उनकी नफरत के मारे हुए बेटाभू ने भी उनसे नाता तोड़ लिया और वह भरी दुनिया में एकदम से अकेली और बेसहारा होकर रह गई हैं। शायद इस भयानक ख्याल ने ही उन्हें इतनी जल्दी बदल कर रख दिया था। सबीहा की उल्टी कहानी सचमुच में काम कर गई थी। सबीहा अपनी इस पहली सफलता से खुश थी, लेकिन अभी उसे ननद से भी निपटना था। उसके भी दिमाग को घुमाना था। इसलिए वह अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा खुश न होकर मन ही मन एक और कहानी बनाने में जुट गई। जब उसकी दूसरी कहानी भी तैयार हो गई तो एक दिन वह ननद के पास भी धीरे से जा बैठी और उनसे इधर उधर की बातें करते हुए सोचने लगी कि उन्हें किस तरह कहानी सुनाई जाए। अभी वह यह सोच ही रही थी कि जरीना बोली, जानती हो सबीहा, आगे पत्थर वाली गली में एक करीम साहब रहते हैं। उनके लड़के की शादी को अभी कुछ ही माह हुए थे कि वह अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। कितनी बुरी बात है। माँ बाप कितने अरमानों से बच्चों को पालते हैं और बच्चे उन्हें कितनी आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। यह सुनते ही सबीहा की आंखें चमक उठीं। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या कीजिएगा बाजी, यही जमाना आ गया है। जिधर देखिए लोग परिवार से अलग होते जा रहे हैं। यह करीम साहब का बेटा तो कुछ माह बाद अलग हुआ है, लेकिन मेरी एक सहेली तो शादी के कुछ ही हफ्ते बाद मियाँ को लेकर अलग हो गई थी। जब मैंने उसका यह कारनामा सुना तो मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था। मेरी जब उससे मुलाकात हुई और मैं उस पर बिगड़ी तो जानती हैं, वह बड़ी ही अदा से मेरे गले में बाहें डालकर बोली थी, तुम क्या जानो मेरी जान की अलग रहने के क्या फायदे हैं। जो जी चाहे खाओ पियो, जब दिल चाहे काम करो, जहां मन चाहे घूमो फिरो और घर में कहीं पर भी किसी भी वक्त शौहर के गले में बेधड़क झूल जाओ। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये सब आजादियां भला संयुक्त परिवार में कहाँ मिल पाती हैं? और सबसे बड़ी बात, सभी को कभी न कभी तो अलग होना ही पड़ता है। महंगाई बढ़ती जा रही है। जमीन के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। अब हिस्से के बाद किसी को मिलता भी क्या है? बस एक छोटा सा मुर्गी का दरबा। इसलिए आज के दौर में जो जितनी जल्दी अलग हो जाएगा वह उतनी ही अच्छी रिहाइश बना सकता है। समझ में आया मेरी जान? उसकी फालतू बकबक सुनकर मेरी खोपड़ी और भी गर्म हो गई और मैं उसे झिड़कते हुए बोली, यह सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, वरना तो संयुक्त परिवार में रहने में जो मजा है वह अकेले रहने में नहीं है।
क्योंकि जीवन की असली खुशी इसी में प्राप्त होती है। बाजी, आप ही बताओ, क्या मैंने उससे कुछ गलत कहा था? नहीं भाई, तुमने वही कहा था जिसे दुनिया सच मानती आई है। इतना बोलकर जरीना चुपचाप सोचने लगी कि इसकी सहेली ने जो कुछ कहा है वह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो भी यहाँ मिलता रहा हम खाते पीते रहे। जहाँ ये घुमाने फिराने ले गए हम बस वहीं गए, और शौहर से प्यार, इस छोटे से घर में हम खुल के कभी प्यार भी नहीं कर सके। भला ये भी कोई जिंदगी है? जरीना को गुमसुम देख सबीहा को अपनी यह योजना भी सफल होती नजर आने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपनी इस दूसरी योजना में कहां तक कामयाब होगी। रात को जरीना के पति जब दुकान से आए तो वह उनके पैर दबाते हुए बोली, अजी जानते हैं, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा था और सोचा था कि उसके बारे में सुबह आपको बताऊंगी, लेकिन बताना याद ही नहीं रहा। मैंने सपने में देखा कि एक बेहद बुजुर्ग फकीर मेरे सिरहाने खड़े हैं और वह बड़ी भारी आवाज में मुझसे कह रहे हैं कि तू जितनी जल्दी इस घर से निकल जाएगी जिंदगी भर उतनी ही ज्यादा खुशहाल रहेगी। समझ ले ये चंद दिन तेरे लिए बड़ी ही रहमतों बरकत के बनकर आए हैं, इसलिए तू अपने इस नेक काम को बिना देर किए कर डाल। और फिर वह साए की तरह लहराते हुए गायब हो गए। अच्छा, वह तुमसे कहाँ जाने के लिए कह रहे थे? जरीना के पति ने बड़े ही भोलेपन से पूछा तो उसने अपना माथा ठोंक लिया। अरे बुद्धू, आप इतना भी नहीं समझे। वह हमें किराए के मकान में जाने के लिए कह रहे थे। और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, एकदम से लग जाइए और 1 से 2 दिन के अंदर ही इस काम को कर डालिए। अगले दिन जरीना के मियाँ अपना कामधाम छोड़कर मकान की तलाश में निकल गए और शाम होते होते उन्हें 2 कमरे का एक अच्छा मकान मिल गया। फिर सुबह होते ही उनका सामान भी जाने लगा। यह देख जरीना के भाई अनवर व अम्मी की आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन यह देखकर सबीहा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी दूसरी कहानी भी सफल हो गई थी और उसकी ये अनोखी तरकीब बेहद कारगर साबित हुई थी, जिसमें उसका न तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और न ही उसने किसी को सीधे मुंह कुछ कहा था।